हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको करवा रहा हूँ यूपीएससी का सी सेट पेपर जो 2021 का अभी मैं करवा रहा हूँ। इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। सेट ए में करवा रहा हूँ, ये 2021 का है। इसके पहले मैं 2023, 2024, 2022 इस ऑर्डर में मैं पहले 23 का करवाया हूँ, देन 24 का, देन 22 का, अब मैं 21 का करवा रहा हूँ। राइट, इससे आप इंश्योर हो जाओगे कि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और आपको इतना आइडिया मिल चुका होगा कि भाई आपका टारगेट मोर देन 100% होना चाहिए, मतलब मोर देन 100 मार्क्स होना चाहिए। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको क्वांट एंड रीजनिंग से आपके 100 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे सी सेट पेपर में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बेझिझक बिना किसी डाउट के आप इस सीरीज़ को, इन लेक्चर्स को फॉलो करो और आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको फ़ायदा होगा, बट ये सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। राइट, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आपके साथ। आज का पहला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉलोइंग, देखो फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स इन अ सर्टेन एंट्री। एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ एंट्रीज गिवन है। द एंट्री फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड रो वाइज। रो वाइज बोला है तो आपको रो वाइज चेक करना है। चूज द मिसिंग एंट्री। भाई अगर रो वाइज आपको बोल रहा है चलो तो रो वाइज आप चूज कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है कि आप रो वाइज ही करो। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली कि रो वाइज आप चेक करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो। कुल मिला के ये होता है कि जिस भी तरीके से आप आंसर निकाल पाओ, एक पैटर्न फॉलो कर लो, आपका आंसर उस तरीके से निकल जाए, बेहतर होगा। देखो जैसे मैं रो वाइज बोल रहा था, ये रो होता है, रो 1 होता है, रो 2 होता है, रो 3 होता है। राइट, ऐसे ये वाला कॉलम्स कॉलम्स कॉलम C1 C2 C3। राइट, देखो 7 10 3 BAC CBA AC, तो यहाँ पर B होना चाहिए, बिकॉज आप अगर देखो तो ABC तीनों में है, बट उनका ऑर्डर जैसे ABC हम लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ लिख के बताऊँ तो आप ऐसा लिख सकते हो कि लेट से कि ABC, फिर आप BCA, CAB, फिर ABC। अब ऐसा करते हो, इस वाले को उठा के यहाँ ले जाओगे तो BCA हो जाएगा, फिर B को उठा के ले जाओगे तो CAB हो जाएगा, फिर C को उठा के ले जाओगे तो ABC। वही ऑर्डर फिर से रिपीट। तो ऐसे ही BAC, देखो B कहाँ गया, उल्टा है तो कुछ भी, BAC CBA ACB, तो यहाँ पर एक तो B आना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, अब B तो आना चाहिए, तो भाई B तो एक में इसमें है और इसमें भी है। अब उसके अलावा क्या आना चाहिए, तो देखो अगर रो में तो 7 और 3 को अगर आप दोनों को ऐड करोगे, 7 और 3 को पहले दोनों को, तो ये बीच वाला नंबर आएगा। ठीक है, इस 3 एंड 6 को ऐड करोगे तो ये 9 आ रहा है, तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो सकती है। तो 10 में क्या ऐड करोगे कि भाई 13 है, तो 10 में 3 ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा, तो ये 3B और 9B में से 3B आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या। मतलब एक अगर देखोगे तो हर एक रो में ABC आ रहा है, तो यहाँ A आ गया, B C आ गया, तो B नहीं आया तो B आएगा। और पहले एंड थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ोगे तो आपको सेकेंड वाला नंबर मिल रहा है, बिकॉज ये नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दोनों, लेटर दोनों हैं। ठीक, आई होप की बातें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंस इन टू रो। एक ये रो दिया, एक ये रो दिया। पहले रो में जो भी पैटर्न लग रहा होगा वही पैटर्न आपको सेकेंड रो में लगाना होता है। राइट, और सेकेंड रो के अनुसार ही कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सेकेंड रो को ऐसा भी उल्टा भी कर सकता है कि पहले इस वाले सेकेंड रो जो दिया उसको फर्स्ट में कर दे, सेकेंड वाले को फर्स्ट में कर दे। व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ C? C मतलब ये वाला, फॉर द सीक्वेंस 2। राइट, अब पहले वाले में गिवन है तो आपसे सेकंड में पूछेगा, पहले वाले को आप चेक करो कि क्या पैटर्न लग रहा है। तो देखो मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो ये 8 है, 4 है, 6 है, 15 है, 52.5 है एंड 236.25। ठीक है,
यहाँ से यहाँ जब आप जाते हो तो भाई 4 हो रहा तो -4 हो रहा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा। अगर आपको दिख रहा हो तो 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 8 में तो 4 आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1.5 का मल्टीप्लाई हो रहा। अब आप कहोगे मैं डायरेक्ट कैसे देख गया, भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई बढ़ रहे हैं नंबर, यहाँ से बढ़ रहा है यहाँ घट रहा। तो आपको समझ आना चाहिए कि देखो डबल से ज़्यादा फिर ट्रिपल से ज़्यादा, तो ये 0.5 को मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, देन इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 2.5 का, बिकॉज 6 का डबल 12 होता है, उससे ज़्यादा है आधा, तो 2.5, इधर से 3.5, ठीक है, इधर से 4.5। अब आप चेक कर लो कि यहाँ पर अगर 8 दिया है, आई एम सॉरी 5 दिया है, पहली एंट्री में 5 दिया है, तो ए बी सी, तो ए वाला ये नंबर होगा, बी वाला ये नंबर होगा और सी वाला ये नंबर होगा। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 का तो क्या आएगा, ये ए की वैल्यू आएगी, ये बी की ये सी की, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 आएगी। बताओ भाई, जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये ए की वैल्यू आ गई, 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2.5 आया, फिर इसमें आप किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे, अगली बार 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 15 50 75 की 5 कैरी 7, 15 दूनी 30 7 37, एक डेसिमल यहाँ लगा था एक डेसिमल यहाँ, तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो, 3.75 आ गया, ठीक है। फिर इधर मल्टीप्लाई किस बात का होगा भाई, 2.5 का मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये जो भी एंट्री आएगी सी की आएगी, 25 पंचे 125 की 5 कैरी 12, 25 सत्ते 175 और 2 177 और 10 187, तो 87 में से 7 हो जाएगा, कैरी 18 आ जाएगा, और 25 दिया 75 और 20 95 -2 तो 93, तो ये 93 आपने रख दिया, एक पॉइंट यहाँ डेसिमल लगा है, 2 पॉइंट यहाँ, तो 1 2 3 तो 9.375, समझ आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 9.375, ऑप्शन सी कलकत्ता। अब आप कहोगे कि मैं आगे क्यों नहीं चेक करूं, भाई आप आगे चेक करो ना, बट जितना आपका काम है जो आपसे पूछा है वो चीज़ें तो आ चुकी है, अब ज़बरदस्ती आप एग्जाम में बैठे हो तो क्यों चेक करोगे। हाँ बाहर बैठे हो तो फिर आप कर लो इसमें कि इसमें फिर अगली बार 3.5 को मल्टीप्लाई करो, फिर 4.5 को मल्टीप्लाई करो, राइट। बिकॉज ये वाला नंबर ए, ये बी, ये सी दिया था, सी ही आपसे पूछा था, अगर डी पूछता तो फिर ये करते, ई पूछता तो कुछ ऐसा निकालते, राइट। तो जितना आपको एग्जाम में अगर आप बैठे हो, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही निकालोगे, ठीक है भाई। अच्छा ये दोनों इंग्लिश में ही क्वेश्चन लग गए हैं, हिंदी में आप समझ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में। अ पर्सन एक्स from a place A and another person by from place B set out at a same time to walk towards each other, ठीक है। जो भी बोल रहा हूँ वो मैं बना देता हूँ, देखो मान लो कि सपोज ए इधर है और बी इधर है, पर्सन एक्स फ्रॉम प्लेस ए, तो एक्स इधर से चलता है और बाई फ्रॉम प्लेस बी, ये एक दूसरे की ओर चलते हैं, सेट आउट एट द सेम टाइम, टाइम भी सेम है चलने का, टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, द प्लेस आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। बताओ भाई, ठीक है। एक्स वाल्क विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड बाई वाल्क विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर in the first hour, with uniform speed of 1.25 km in the second hour, with uniform speed of 1.5 km in the third hour and so on। मतलब बाइक की स्पीड देखो क्या है, पहले घंटे में 1 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर पर आवर है, फिर तीसरे घंटे में 0.225 का देखो इंक्रीमेंट हो रहा, तो 1.50 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 1.75 किलोमीटर पर आवर, फिर 2.00 किलोमीटर पर आवर, फिर 2.25। आप कहोगे कहाँ तक, तो जहाँ तक उसकी ये पूरी डिस्टेंस दोनों मिलके कवर ना कर लें। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, अब ये चेक करना है, दे आर टेक 5 आवर टू मीट, क्या वो 5 घंटे मीट करने में लेते हैं, देख लेते हैं भाई। 5 घंटे में अगर मान लो चलाता हूँ तो ये 5 घंटे में एक्स कितना चलेगा भाई, एक्स की 5 घंटे में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, टाइम
इंटू स्पीड, यही होता है TSD में। तो टाइम 5 घंटे बोल रहा है तो 5 घंटे इंटू 1.5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगा, तो ये 7.5 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा। 5 घंटे में एक्स कितना चला, 7.5 किलोमीटर, मतलब आधे डिस्टेंस एक्स ने 5 घंटे में ट्रेवल कर ली। अब बाई की बात आएगी तो बाई पहले घंटे में कितना चलेगा, 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चलेगा 1.25, तीसरे घंटे में चलेगा 1.5, चौथे घंटे में चलेगा 1.75, 5वें घंटे में चलेगा 2 आवर। अब हम चेक कर लेते कि क्या 5 घंटे में इसके कितने हो रहे हैं, क्या आधे डिस्टेंस तो इतने कवर कर ली एक्स ने, आधे डिस्टेंस क्या ये भी कवर कर पा रहा है। तो देखो 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, तो 6 घंटे तो पूरा इंटीजर आ गया। ये 0.75, ये 0.25, तो ये 1 हो गया और ये तो ये 1.5 हो गया, मतलब 7.5 ये भी कवर कर लिया। तो भाई 7.5 5 घंटे में ये चल रहा है, 7.5 5 घंटे में ये चल रहा है, मतलब 7.5 किलोमीटर ये, 7.5 किलोमीटर ये, तो एग्जैक्टली 5 घंटे में ये दोनों बीचों बीच मिलेंगे। ठीक है, 5 घंटे में मिलेंगे, पहली बात तो ये करेक्ट है, समझ आया। दे टेक 5 आवर टू मीट, तो ये करेक्ट है, 5 घंटे में मिलेंगे। दे मीट मिड वे बिटवीन ए एंड बी, ये ऑफकोर्स ये भी सही है, क्यों, क्योंकि मिड वे का मतलब एकदम बीचों बीच में, तो भाई 5.5 घंटे में 7.5 किलोमीटर ये चला और 7.5 किलोमीटर ये चला, समझ आया। बिकॉज देखो बी की स्पीड पहले कम थी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक टाइम आएगा दूसरे घंटे में किसके बराबर हो जाएगी, पर तीसरे घंटे से फिर इससे ज़्यादा हो जाएगी, चौथे घंटे से। तीसरे घंटे में यहाँ इसकी 1.5 है, तो यहाँ तीसरे घंटे में बराबर होगी, फिर चौथे और 5वें घंटे में जो ज़्यादा हो जाएगी तो उसको कवर कर लेगा जितनी कम थी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका सी कैलकाटा हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट। देखो अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं और आसान होते हैं, हो, होते आसान हैं, पर आपको समझना है भाई कि जब बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको एक पैटर्न से अप्रोच लगा लूँ। देखो, स्टूडेंट अपीयर्ड इन द 6 पेपर, 6 पेपर में अपीयर्ड होते हैं, द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर। ठीक है, सभी पेपर के मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं वो सेम है। हिज मार्क्स इन दीज पेपर आर इन द प्रपोर्शन, पहले पेपर में 5, फिर दूसरे पेपर में 6 नंबर 6 प्रपोर्शन 7 8 9 10, ओवरऑल स्कोर 60%। तो ये 60% क्या पाएगा ओवरऑल, मतलब इन सबको जोड़ दोगे अगर, मतलब 5:6, रेशियो 7, रेशियो 8, रेशियो 9, रेशियो 10, ये जो दिया है यही तो सबको बोला है कि ओवरऑल 60% है, तो इनको जोड़ दो। तो अब जोड़ोगे कैसे, 5 6 ऐसे ना जोड़ो, 10 5 15, 9 6 15, 8 7 15, तो 15 15 के 3 मल्टीपल बने, तो 15 3 45 हो गया, बताओ भाई। ठीक है, अब ये 45 पार्ट आप कह दो, जो भी कह दो, इसको वो बोला है कि 60% है। ठीक है, यही बोला है, पर ध्यान रहे इस चीज़ का, एक बात विशेष ध्यान रखना, ये 45 पार्ट जो लाए हो तो ये 6 पेपर को जोड़ के लाए हो, तो 6 पेपर का अगर एवरेज मानोगे तब तो ये 45 60% आएगा। एक के अगर 100% मार्क्स है, चलो एक का, तो छबों को मिला के 600% हो जाएंगे ना, या 100% को गोली मार दो, अगर परसेंट को हटा दो, तो आप अगर ऐसा बोलो कि भाई एक में 100 मार्क्स है, सपोज सपोज एक का 100 मार्क्स का है, तो 6 पेपर के मिला के 60 होंगे, तो अगर ये 45 रेशियो ला रहे हो तो फिर 60% आप 100 का निकालोगे, समझ आया। या दूसरा तरीका ये है कि इन सब का एवरेज एवरेज निकालो और बोलो कि 45 मार्क्स ये 6 पेपर के मिला के आ रहे हैं, तो 6 पेपर जब डिवाइड करोगे तो ओवरऑल निकलेगा कि एक पेपर का ये 60%, समझ आया, तो ये करोगे आप। अब इसके अलावा जो आपसे देखो पूछा क्या है, इन हाउ मेनी पेपर्स डिड द स्कोर लेस देन 60%, समझ आया, तो ये आप निकाल लो, मतलब 60% की वैल्यू अगर एक पेपर की निकालोगे तो 45/6, मतलब 3 से काटोगे तो ये 15 3 45 और बटे 2 यानी 7.5 मार्क्स। जो ये आप इसको पार्ट कह लो तो 7.5 पार्ट कह दो, मार्क्स कह दो, जो भी कह दो, मतलब 60% की वैल्यू कितनी है 7.5। अगर आपसे 100% की वैल्यू यहीं पर पूछता तो क्या करते, 60 से डिवाइड करते और 100 से मल्टीप्लाई कर देते, एक जीरो काट के जो भी आता। ठीक है, मान लो 3 से काटोगे तो ये 2.5 हो जाएगा और 2 से काटोगे तो 25, 25 पंचे 125। अगर आप देखोगे बोलोगे कि इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो भाई 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब अगर
12.5 मतलब 125 आप समझ लो, या अगर ऐसे ही लिखना चाहते हो तो अगर बोल रहे हो कि 5 नंबर पहले सब्जेक्ट में आ रहे हैं मतलब 12.5 नंबर के सभी पेपर हुए हैं, ठीक है। ये हुआ 60%, तो 12.5 का 60% कितना होगा जो आप यहाँ निकाले हो 7.5। यही बोल रहा है कि इन हाउ मेनी पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60%, तो 60% बराबर 7.5, तो 7.5 से कितने में कम आया है, तो इसमें 7.5 ये कम है 7.5 से, देखो ये भी कम है ये भी कम है, तो ये 3 पेपर में कम आए हैं, ठीक है। और 3 पेपर में ज़्यादा है, आपसे कई बार पूछ देता है कि 7 मतलब 60% से ज़्यादा कितने पेपर में आए, 60% से कम कितने पेपर में आए, कई बार बोल देता है 80% से कितना आया ज़्यादा है कितने में, कई बार बोल देता है कि एवरेज जो आया है मतलब इन सब का एवरेज वो कितने पेपर से कम है, या एवरेज कितने पेपर से ज़्यादा है, या कितने पेपर में एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो ये कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको समझना है। अब जैसे मान लो ये दे दिया आंसर, तो इसका फिलहाल का क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, 3 मतलब ऑप्शन बी, राइट। अब इसी में अगर ऐसा पूछ दे कि इन सब को मान लो ये रेशियो दिया है, फिर इनका एवरेज निकाल लो, तो एवरेज आपने निकाला 45/6 आया, दैट मीन्स कि 7.5 आया सपोज। अब बोल देता है इसमें कि इसके कितने पेपर हैं जिसमें एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो भाई एवरेज से ज़्यादा 3 पेपर में आए हैं, एवरेज से कम कितने पेपर्स में आए हैं, तो 3 पेपर में ही आए हैं। तो पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेटली समझना आपको ये है कि जो ऐसे रेशियो फॉर्म में दिया है तो भाई वहीं से आप आंसर निकालोगे, ठीक है। ये है, चलो आई होप की बातें समझ में आ गई, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 120 80 आर इंडियन एंड रेस्ट आर फॉरेनर, मतलब टोटल 120 पर्सन है जिसमें से 80 इंडियन है, 80 इंडियन और रेस्ट आर फॉरेनर, तो फॉरेनर कितने हो जाएंगे भाई 40 फॉरेनर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फर्दर 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, अब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश स्पीक करने वाले कितने 70% हैं। द नंबर ऑफ इंडियन हु कैन स्पीक इंग्लिश, अब देखो भाई इंग्लिश में टोटल बोलने वाले कितने 70 हैं, इंडियन कितने 80 हैं, 40 फॉरेनर हैं। अब अगर इंडियन की बात करोगे इंडियन कितने इंग्लिश बोल सकते हैं, तो देखो कैसे करोगे, इंडियन का इंग्लिश आप निकालते हो, मान लो इंडियन इंग्लिश, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो मान लो, चलो आप सपोज करके चलते हो कि भाई 40 फॉरेनर हैं, तो 40 के चालों इंग्लिश, 40 जितने हैं ये पूरे के पूरे इंग्लिश बोलते हैं, तो जब 40 के 40 अगर इंग्लिश बोलेंगे तो फिर भी 30 बच जाएंगे इंग्लिश बोलने वाले, तो वो 30 कितने होंगे, वो इंडियन होंगे, समझ आया। तो मिनिमम इंडियन कितने होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे, तो भाई मिनिमम इंडियन 30 होंगे, समझ आया इतनी बात। मिनिमम इंडियन 30 होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे, क्यों भाई 40 के 40 मान लो फॉरेनर इंग्लिश बोलते हैं, तो बचेंगे 30 ना, क्योंकि 70 टोटल बोल रहे हैं तो 30 तो इंडियन बचेंगे। उसके अलावा अगर मान लो कि 40 के 40 फॉरेनर इंग्लिश नहीं बोलते हैं, भाई अगर 40, क्या आपको पता है कि फॉरेन में इंग्लिश ही बस चलती है, जर्मन चलती है, फ्रेंच चलती है, जापानीज चलती है, बहुत सारी लैंग्वेज, रशियन चलती है, चाइनीज चलती है, तो मान लो फॉरेनर तो सभी हुए, तो मान लो कि सपोज उसमें से कुछ इंग्लिश ही बोलते हैं, मान लो कि 10 ही बोलते हैं, तो जब इंग्लिश 10 अगर फॉरेनर बोलेंगे तो भाई 60 कितने बोलेंगे, फिर इंडियन होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे, तो मिनिमम तो 30 आएगा, मतलब 30 से ज़्यादा ही आएगा, 30 या 30 से ज़्यादा, समझ आया। तो 30 अथवा मोर देन 30 आएगा, मिनिमम 30 इंडियन होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे, ऐसा ऑप्शन 30 अथवा मोर, ठीक है, 30 और मोर देन 30, तो मिनिमम 30 और मोर देन 30 का मतलब कि मिनिमम 30 इंडियन होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे, बाकी और भी ज़्यादा हो सकते हैं 30 से, पर मिनिमम 30 तो है सही, समझ आया, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट, 3 डिजिट का नंबर, ऑल 3 डिजिट विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट। अब ऑल का मतलब आगे देखते हैं, ऑप्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3, भाई क्या मतलब हुआ, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट और जो 3 का मल्टीपल हो तो वो 3, 6, 9, यही 3 डिजिट होंगी 3 के मल्टीपल में। इतनी बात समझ आई कि नहीं बताओ, आपको करना पड़ेगा, देखो ये जो बोल रहा है वो करना पड़ेगा,
अगर आप सोचोगे कि वो बोल रहा है 3 का मल्टीपल अब मैं लेके बैठूँ 1 2 3 4 5 6 तो भाई कैसे काम चलेगा। 3 का मल्टीपल लो ना। अब आप यहाँ पर जीरो भी ले सकते हो बिकॉज जीरो भी मल्टीपल होता है, बट वो नॉन जीरो बोला है तो जीरो आप इसलिए हटाओगे यहाँ से। ठीक, ये हो गया। लेट एस बी द दियर सम। किसका सम? एस किसका सम है? ऑल 3 डिजिट नंबर का विदाउट रिपीटेशन। ऐसे कितने नंबर बनेंगे भाई 3 डिजिट के? तो 1 2 3। यहाँ पर अगर कोई तीन, इन 3 डिजिट में से कोई भी 3 नंबर ला सकते हो तो फिर यहाँ 2 नंबर आएंगे, तो फिर यहाँ 1 नंबर आएगा बिकॉज रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो फिर यहाँ 3 आ रहे हैं तो यहाँ 3 में से कोई 3 डिजिट आ जाते, यहाँ भी 3 में से कोई, तब आपको ऐसे 27 नंबर बनते हैं। बट रिपीटेशन नहीं है तो पहले अगर प्लेस पर कोई सी भी 3 में से कोई रख देते हो तो 3 तरीके हैं। जो भी डिजिट आप यहाँ रखोगे फिर उसको नहीं रखोगे यहाँ तो 2 डिजिट आ जाएंगी, फिर से 2 डिजिट जो आ चुकी हैं तो एक ही बचेगी अगले प्लेस पर आने के लिए, तो 3 2 जो 6 ऐसे नंबर बनेंगे। अब आप बोलोगे ऐसे कौन कौन से 6 नंबर बनेंगे, तो देखो भाई 3 को फिक्स करो तो 6 9, और 3 को फिक्स करो तो ये 9 6 2 हुए। फिर ऐसे ही 6 को फिक्स करो पहले प्लेस पर तो ये 3 9, 6 को पहले प्लेस पर फिक्स किए तो इसको चेंज कर दो 9 3। फिर ऐसे ही 9 को पहले प्लेस पर करो तो ये 3 6, 9 को पहले प्लेस पर फिक्स किए तो 3 6 6 3। ये 6 नंबर हो गए। इन छवों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो हमें पता है कि 6 नंबर हो रहे हैं, मतलब यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट या 100 डिजिट, हर डिजिट हर प्लेस पर 2 बार 3 आएगा, 2 बार 6 आएगा और 2 बार 9 आएगा। ठीक है, तो 6 3 9 और दूनी 18। अब 18 का हमने एक एक बार जोड़ा तो उसका डबल करेंगे तो 18 दूनी 36 की 6 कैरी 3, फिर से सेकंड डिजिट पर भी 36 ही आएगा तो 36 जो 3 कैरी आया था 36 3 39 हो जाएगा, और उसके बाद फिर से 36 और 3 39, तो उनका सम ये होगा और इसी को वो बोला है लेट एस बी द सम ऑफ ऑल दीज 3 डिजिट नंबर, तो ये एस हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या इतना? आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। भाई हमें क्या पता कि 74 से ही एस हमेशा डिविजिबल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। इसको सबसे पहले तो फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो 6 से कटेगा तो 6 में कॉमन ले लेता हूँ तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिखता हूँ। 6 नैया 6 6 36, 3 बचेगा तो 39 हो जाएगा, फिर से 6 6 36 और फिर 6 से 6 36, फिर से 6 कॉमन लोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 6 कॉमन लोगे तो 111 हो जाएगा। फिर 3 1 प्लस 1 1 1 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, मतलब 3 से मल्टीपल है तो 2 का स्क्वायर इंटू एक 3 कॉमन लोगे तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 3 जब से काटोगे तो 3 तिकाई 9 और 2 बचेगा 3 7 21। ठीक है, देखो बोला है 74 से एस इज ऑलवेज डिविजिबल है 74। भाई 74 37 का डबल होता है तो 2 इंटू ये 3 का क्यूब इधर रखो, 2 इंटू 37, ये दोनों 74 ही तो होते हैं, तो ये पूरा नंबर क्या 2 इंटू 37 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑफकोर्स कटेगा ये नंबर, तो है ना डिविजिबल, तो दैट मीन्स कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। भाई एस को आपने काउंट किया तो क्या है, देखो 3 की पावर 3 और 3 की पावर अगर 2 भी आया होता तो 9 आ गया था, और यहाँ तो 3 की पावर 3 आया है मतलब 27 आया, तो हमेशा ये तो है ही सही, तो 9 से भी डिविजिबल है। समझ आया? तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा कलकत्ता। समझ आया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मैं जो तरीका अपना रहा हूँ तो ये आपकी माइंड में आना चाहिए, आएगा यही तरीका आएगा, और एग्ज़ाम में भी आप बैठोगे तो ऐसा ही आएगा, बिकॉज ऐसा कोई इत्तेफाक आप कोई ऐसा आइडियल रूल नहीं लगाओगे एग्ज़ाम में, वो शायद आपके दिमाग में ना आए कोई आइडियल या यूनिक रूल जो आप उसको अप्लाई करो और आंसर आए, तो ऐसे ही आपके दिमाग में आएगा, तरीका ऐसे ही आते हैं और यही आप तरीका अपना के आंसर निकालोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। There are two classes A and B having 25 and 30 student respectively। मान लो कि A में 25 स्टूडेंट हैं, B में 30 स्टूडेंट हैं। ठीक है, स्टूडेंट हो गए। इन क्लास A द हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड लोएस्ट स्कोर इज 17। इसमें से जो लोएस्ट है ना हाईएस्ट है, मतलब इसका जो रेंज कह सकते हो आप,
रेंज जो है 17 से 21, मतलब जो लोएस्ट है, मान लो 25 स्टूडेंट है तो जिसमें से मिनिमम स्टूडेंट होगा जिसका एटलीस्ट एक बंदा होगा जिसके 17 तो आ रहे हैं, एटलीस्ट एक बंदा होगा जिसके 21 आ रहे हैं, राइट। इन क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड लोएस्ट स्कोर इज 22। बी में क्या है कि लोएस्ट 22 है और हाईएस्ट 30 है। इसकी रेंज है 22 से 30 हो गई। रेंज मतलब फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, राइट। 4 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी। अगर क्लास ए से क्लास बी में 4 स्टूडेंट आते हैं तो क्या होगा, देखो अब समझो। इसका एवरेज, एक में अगर 25 स्टूडेंट है, बी में 30 स्टूडेंट है, जो भी है, इसका ए का एवरेज 17 से 21 के बीच में ही लाई करेगा, बिकॉज मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में ही कहीं एवरेज लाई करता है। और इसका एवरेज 22 से 30 के बीच कहीं लाई करेगा। आप देखो कि इसका मैक्सिमम जो है इसके मिनिमम से छोटा है, समझ पा रहे हो ना। तो अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो बी का हमेशा एवरेज ए से ज़्यादा होगा। बताओ भाई, होगा? समझ आया कि नहीं? स्टेटमेंट पढ़ते, ये तो मैं जनरल चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, समझ आना चाहिए ये बातें। पहला स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ बी क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। बताओ भाई, डेफिनेटली डिक्रीज, इस शब्द को ध्यान देना। क्या ऐसा होगा? सोचो, होगा कि नहीं होगा, आपको ये सोचना है। मैं तो बता दूंगा, मैं इसीलिए ये पूरा अभी इंफॉर्मेशन जो दिया हूँ कि इसका एवरेज, पहले वाले का ए का एवरेज कहाँ लाई करेगा, 17 से 21 के बीच। भाई जब छोटे वाली चीज़ को बड़े वाले एवरेज में लाओगे तो एवरेज इसका घटेगा ना। इसका एवरेज पहले से ज़्यादा है, जब उसमें छोटी चीज़ें शामिल करोगे तो बी का एवरेज घटेगा ना, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ आया क्यों करेक्ट है? क्योंकि ए का एवरेज कम है, चाहे 17 से 21 में चाहे 21 ही जाए। मान लो एक का 21 है, मान लो एक का 17 है, बाकी सबके 21 है, 21 है, तब भी तो एग्जैक्टली 21 नहीं होगा, 21 से कम ही आएगा। चलो मान लो, मैं मान लेता हूँ कि नियर अबाउट 21 है, मान लो 20.99 आ गया, जो भी, ये 21 ही आ गया, तब भी तो छोटे है ना इससे। अब बी से छोटा है तो बड़े में जब छोटी वाली चीज़ को शामिल करोगे तो इसका एवरेज डिक्रीज होगा, तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड देखते हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि डेफिनेटली इंक्रीज होगा? देखो समझाता हूँ। अगर मान लो ए के जो 4 बंदे बी में शिफ्ट हो रहे हैं, अगर छोटे जिनका एवरेज मतलब जिनके नंबर कम कम हैं, अगर उनको आप शिफ्ट करोगे बी में, तो ए में जो बचेंगे वो बड़े वाले बचेंगे, तो उनका एवरेज तब इंक्रीज होगा। ठीक है, तब इंक्रीज होगा। और जब ए के ज़्यादा स्टूडेंट, यानी मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो कि सपोज मैं 4 स्टूडेंट लेता हूँ, 1 2 3 4, एक पहले के स्टूडेंट के 1 नंबर आए, दूसरे के 2 नंबर आए, तीसरे के 3 और चौथे के 4। अगर आप इन चारों को एवरेज निकालते हो तो 4 3 7 2 9 1 10, इनका 10 और बटे 4, यानी एवरेज कितना है भाई, 2.5 है। ठीक है, अगर इनमें से एक छोटा वाला स्टूडेंट को बाहर कर देते हो, बाहर भगा देते हो, मतलब कि इसको मान लो कि मैं दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दिया, अब बचेंगे 3 स्टूडेंट, तो 3 स्टूडेंट, 4 3 7 2 9, और 9 और बटे 3, इनका एवरेज अब देखो कहाँ हो गया, बढ़ गया इससे। क्यों? क्योंकि आपने छोटे वाले को बाहर किया, या दूसरे क्लास में भेज दिया। तो बिकॉज छोटे वाले को आपने भेजा तो जो नंबर अब बड़े वाले बचे हैं, जिनके नंबर अच्छे अच्छे हैं, तो उनका एवरेज बढ़ गया। अगर आप बड़े वाले को भगाओगे तो 1 + 2 + 3 कितना होगा, 6, और 6/3 करोगे तो ये 2, तब डिक्रीज हो जाएगा एवरेज। आप समझ पा रहे हो ना? जैसे आप समझो कि आपके क्लास में अगर टापर स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ मान लो कि कमजोर स्टूडेंट हैं, वीक हैं, अगर वीक वालों को हटा दोगे, क्लास से निकाल दोगे, तो जो बचेंगे वो टापर बचेंगे ना। तो अब उनका परसेंटेज, पासिंग मार्क्स या परसेंटेज आप कहोगे तो उनका बढ़ जाएगा ना, जो बचेंगे तो पासिंग परसेंटेज या स्कोर बढ़ जाएगा। और अगर उनमें से अच्छे अच्छे स्टूडेंट को निकाल दोगे तो जो बचेंगे, वीक बचेंगे, तो फिर वीक वीक का एवरेज वीक में ही जाएगा, कम ही होगा ना। यही चीज़ें यहाँ पर है। तो अगर कम कम स्टूडेंट वाले को भगाते हो ए से, तो ए में जो बचेंगे स्टूडेंट उनका एवरेज बढ़ेगा, और अगर ज़्यादा वाले स्टूडेंट को निकाल देते हो तो फिर घट जाएगा। समझ आया? बिकॉज ज़्यादा जो चले जाएंगे, जिनकी वजह से तो एवरेज बढ़ रहा था, वही तो चले गए, तो अब घटेगा ना। और अगर उल्टा बात करूं कि जिनकी वजह से छोटे कमजोर स्टूडेंट या कम वालों की वजह से एवरेज घट रहा था, तो वो चले गए तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन कांट से, दोनों कंडीशन पॉसिबल, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ भाई, उम्मीद करके समझा रहा हूँ कि ऐसी हर कई जगह ज़रूरत पड़ती है,
और यही चीज़ें आपको फिर समझने में हेल्प करती हैं, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38th। क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन। प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा। तो मैं मान लेता हूँ कि चलो इधर की रैंक इधर से इधर डिक्रीज हो रही है, तो मैं प्रिया को इधर बोल देता हूँ कि प्रिया यहाँ है। प्रिया इज 4 रैंक बिलो द सीमा। 4 रैंक मतलब कि सीमा एंड प्रिया के बीच में 3 स्टूडेंट हैं, 1 2 3। समझ आया इतनी बात। एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। किसके लिए 31st बोला है? प्रिया इज 4 रैंक बिलो द सीमा एंड 31st फ्रॉम द बॉटम, मतलब प्रिया के लिए बोला है कि बॉटम से अगर गिनती गिनोगे तो ये 31st में हुई। समझ आई? ये पहला स्टेटमेंट दिया है। अगर ये 31st में, सेकेंड 34 33 34 35, तो इसकी सीमा की 35th हो जाएगी। समझ आया? बॉटम से। व्हाट इज द सीमा रैंक फ्रॉम टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। सीमा की अगर क्लास में, देखो क्वेश्चन यही पूछा है कि सीमा की रैंक फ्रॉम द टॉप। ये तो बॉटम से आपने ये निकाल लिया कि बॉटम से इसकी सीमा की कितनी 35th है, तो टॉप से कितनी होगी? अगर क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो 35 ये हो गए, मतलब 5 के इधर होंगे स्टूडेंट टॉप में, तो 5 एक 6 हो जाएगी सीमा की। तो आप पहले से निकाल सकते हो ना आंसर, कुल मिला के ये बताना है। समझ आया? पहले से आंसर निकाल सकते हो कि सीमा की रैंक टॉप से कितनी होगी, ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। एना इज 2 रैंक अबव द सीमा। एना इज 2 रैंक अबव द सीमा मतलब उन दोनों के बीच में एक है बंदा। समझ आया? आगे देखते हैं। और 2 रैंक अबव द सीमा एंड 37th फ्रॉम द बॉटम। किसके लिए? एना के लिए बोला है, तो बॉटम से इसकी 37th रैंक है, राइट। अब देखो व्हाट इज द सीमा, फिर से क्वेश्चन में जाओ। व्हाट इज द सीमा रैंक फ्रॉम टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। अगर 40 स्टूडेंट हैं और एना की रैंक 37th फ्रॉम द बॉटम है, इसका मतलब 3 इधर स्टूडेंट हैं। अगर इसकी 37th है तो ये वाली कितनी होगी? 36th होगी इधर से बॉटम से। या अगर टॉप से बात करो तो फिर ये बॉटम से 35th हो जाएगी, और टॉप से बात करोगे तो 3, फिर ये 4th 5th एंड 6th हो जाएगी इधर से। ठीक है, तो अब जिस तरह से भी आप निकालो फ्रॉम द 40 स्टूडेंट टोटल में से सीमा की रैंक फ्रॉम द टॉप, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सेकंड से भी आप निकाल लोगे। समझ आया? तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज करेक्ट, मतलब दोनों से आप निकाल पा रहे हो। ठीक है भाई, समझ आया? ये स्टेटमेंट देखो, केवल स्टेटमेंट 1 से, स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू, बट इनको पढ़ के आंसर टिक करना। अगर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, दोनों अकेले से निकाल पा रहे हो तो दोनों सफिशिएंट हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39th। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, पर यहाँ पर थोड़ा सा मतलब यूपीएससी की आंसर की और अकॉर्डिंग टू मी आंसर की थोड़ा सा वेरी कर रही है। तो बस मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ बस वो समझना। ठीक है, आंसर की मिसमैच करना कई बार वो इधर उधर हो जाता है, बट आप समझना। ठीक है, स्टेटमेंट जो दिया है, ईच ए एंड डी इज हैवियर देन ईच बी ई एफ, यही बोला है। देखो ईच ए एंड डी, तो मैं ए एंड डी दोनों को मान लिया, ये दोनों हैवियर हैं बी ई एफ से, तो बी ई एफ। ठीक है भाई, बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो इन पांचों में से नन ऑफ, इन पांचों में से कोई भी हैवी नहीं है। हैवी नहीं है मतलब जो हैवी होगा वो कहीं ना कहीं इधर होगा, सबसे बड़ा होगा। और दिया कितना है? ए बी सी डी ई एफ की बात किया है, मान लो एफ नहीं दिया है, तो यहाँ पर कौन सा मिस हो रहा है? तो सी मिस हो रहा, मतलब सी इनसे भी ज़्यादा होगा। समझ आया? चलो अभी नहीं लिखते हैं, यहाँ पर बोला है बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई, चलो एफ का नाम नहीं दिया, तो एफ तो इनसे छोटा है भाई, ये तीनों तो हैवी में हो ही नहीं सकते, ये दोनों भी नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज बोला है कि नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, इनमें से कोई भी हैवीएस्ट नहीं होगा, इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। तो भाई जो एक बंदा बचा वही हो सकता है ना, तो वो सी बचा, तो सी हो सकता है ना, मतलब आप निकाल सकते हो ना आंसर। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ आया? ठीक है, आगे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट से देखते हैं, ए इज हैवियर देन डी।
चलो ए इज हैवियर देन डी मान लिया, बट इज लाइटर देन सी, ये लाइटर देन सी है, राइट। हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी ई। अब बताओ पांच में से आप क्या सेकंड स्टेटमेंट से बता सकते हो कि इनमें से कौन हैवी है सबसे। भाई हमें तीन का ही पता है, हो सकता है कि जो और दो बंदे मान लो डी बी और ई बचा, तो बी ई इधर हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, बी सबसे बड़ा हो सकता है, ई हो सकता है, या सी ही हो, नहीं पता ना। तो सेकंड स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हुआ पहले वाले से आप निकाल पा रहे हो, दूसरे वाले से नहीं निकाल पा रहे हो, तो केवल स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यूपीएससी में इसका आंसर कुछ दिया है सी अथवा डी, मतलब कुछ ये इन दोनों में से कुछ दिया है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, नाइदर स्टेटमेंट फर्स्ट नॉट अलोन। तो ऐसा तो नहीं है आप पहले से निकाल पा रहे हो तो ये करेक्ट है, सेकंड से नहीं निकाल पा रहे हो तो आप आंसर की मत देखना, डायरेक्ट जो सही सॉल्यूशन है आपको वही देखना है, वही करना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। In English alphabet, first four letters are written in opposite order and next four letters are written in opposite order and so on। मतलब क्या हुआ कि भाई पहले जैसे कि मान लो कि ए बी सी डी जी, हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसा करके। तो वो ये बोल रहा है कि पहले लेटर को अपोजिट ऑर्डर में लिखो, मतलब पहले लिखो, देखो इन चार को लिखो, फिर इन चार को उल्टा लिखो, फिर इन चार को उल्टा लिखो, ऐसा बोल रहा है। तो लिखोगे इधर से डी सी बी ए, पहले चार उल्टे हुए, फिर इधर से लिखोगे एच जी एफ ई ऐसा, फिर आई जे के एल को एल के जे आई ऐसा, वो इस तरीके से लिखवा रहा है, ठीक है। अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन एंड एट द एंड ऑफ बाई एंड जेड। अब आपको पता है कि टोटल 26 लेटर होते हैं, तो चार छः 24, चार 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 ऐसे तो 24 लेटर आएंगे टोटल, दो बच जाएंगे। तो बाई एंड जेड उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है। एंड एट द एंड ऑफ बाई एंड जेड आर इंटरचेंज। तो बाई जेड जब ऐसे आप ऐसे लिखोगे बाई जेड, तो उसको यहाँ पर जेड और बाई इंटरचेंज करने की बोला है, ठीक है। Which will be fourth letter to the right of 13th letter। 13th लेटर बोला है, अब इसमें ये नहीं बोला कि लेफ्ट से कि राइट से, तो आपको ये समझना है कि भाई 13th लेटर जनरली अगर नहीं बोला है तो आप लेफ्ट से ही काउंट करोगे। तो 13th लेटर के फोर्थ टू द राइट, तो 13th लेटर जो भी मान लो इधर आएगा, इसके फोर्थ टू द राइट मतलब चार और जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 17th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है भाई। इतनी बात समझ आई क्या, 17th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो 17th में चार चार के ऐसे कितने मल्टीपल होंगे, चार होंगे प्लस वन होगा, समझ आया क्या। चार 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 चार, तो पहले पहले चार, दूसरे चार, तीसरे चार, चौथे चार को उलटने से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब मान लो जैसे मुझे यहाँ में उल्टा, तो एक दो तीन चार, इनसे में क्या फर्क पड़ा, बिकॉज हमें तो 17th लेटर निकालना है। तो पहले 16 को तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, और 15 की वैल्यू ओ होती, 16 की वैल्यू पी होती है, तो पी तक तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। उसके बाद जो क्यू आर एस टी चार लेटर आएगा, इसको उल्टा करो, तो ये टी एस आर क्यू, तो 16 तक तो यहाँ हो गया। अब 17वां लेटर ये होगा, 18वां लेटर ये होगा, 19वां लेटर ये, और 20वां लेटर ये होगा, ठीक है। हमसे 17वां लेटर पूछा है तो 17वां लेटर टी हो जाएगा। समझ आया भाई, टी कैसे आया, टी ऑप्शन बी बॉम्बे। समझ आया कि नहीं, समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बिकॉज चार चार लेटर को वो अपोजिट उल्टा करवा रहा था, तो हमने चार चार का किया। अब हमें 17th लेटर निकालना है, तो 17th निकालना है भाई, तो हम पहले 16 से तो हमें मतलब ही नहीं है ना, उनको चार चार के उल्टा कर रहा क्या मतलब है, हमें तो 17वां लेटर, तो जो फिर चार इनका नंबर आएगा, इनको हमें उल्टा करना है, राइट। आपका ऑप्शन बी होगा टी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 45 नेक्स्ट, मैच पर आधारित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, टफ नहीं होते, इजी होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, प्लेयर ए बी सी डी, मतलब देखो ये प्लेयर में दिया है, तो ये ए बी सी डी प्लेयर हैं। रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, जैसे टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच होता है तो आपको पता है कि दोनों टीम दो दो इनिंग बैटिंग करती हैं, दो दो इनिंग बॉलिंग करती हैं, जनरली यही होता है। अब अगर बारिश वारिश ना हो जाए तो वाला केस हो जाता है, राइट। तो रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट इनिंग में प्लेयर ए था इतना, प्लेयर बी प्लेयर सी इतना,
बॉल फेस्ड इन द फर्स्ट इनिंग, मतलब 61 रन बनाया, 99 बॉल फेस किया, 5 रन बनाया, 12 बॉल फेस किया, 15 रन बनाया, 75 बॉल फेस किया, 13 रन बनाया, 55 बॉल फेस किया। फिर बोला है कि रन स्कोर्ड इन द सेकंड इनिंग, सेकंड इनिंग में प्लेयर ए ने 14 रन बनाया, 76 बॉल फेस किया, ये बॉल फेस्ड इन द सेकंड इनिंग। तो 14 रन बनाया 76 बॉल में, 50 रन बनाया 85 बॉल में, 20 रन बनाया 50 बॉल में, और 12 रन बनाया 50 बॉल में। ठीक है भाई। अब देखो, हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच। फास्टेस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मुझे ये बताओ। मतलब फास्टेस्ट का मतलब कि कम बॉल में ज्यादा रन बनाना, मतलब स्ट्राइक रेट ज्यादा होना। ठीक है, रन की बात नहीं किया है। अगर रन की बात करता है कि दोनों मैच में मिला के या दोनों इनिंग में मिला के रन स्कोर इन द टेस्ट मैच, भाई टेस्ट मैच बोला है मतलब फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, मतलब दोनों इनिंग की बात किया, दोनों इनिंग की कंबाइन बात किया है। ठीक है, दोनों इनिंग को मिला के बात किया है। ठीक, उसके अलावा फास्टेस्ट का मतलब देखो, आप में से जो क्रिकेट देखते होगे समझते होगे तो उनको तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। परंतु आप में से जो क्रिकेट नहीं जानते होंगे क्रिकेट के बारे में या नहीं देखते होंगे, उनके लिए थोड़ा सा ये जानकारी है कि फास्टेस्ट का मतलब तेज होना, फास्ट का मतलब कि भाई कम बॉल में, मतलब बॉल रन ज़्यादा स्कोर करो बॉल कम खाओ। ठीक है, ये हुआ। तो कुल मिला के ये हुआ कि रन, टोटल रन अपॉन टोटल बॉल, ये आपको निकालना है, WL होता है। तो टोटल रन अपन टोटल बॉल, ये जिसका अधिकतम आ गया फास्ट वो वही फास्टेस्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई, ए का देखो 61 और 14, ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 75। कितने बाल में से, तो भाई 99 यहाँ खाया, 99 बाल, 76 यहाँ, तो टोटल 175 आ जाएगा। बी का देखते हैं, 5 रन और 50 रन, तो 55 रन बनाया। बाल टोटल कितनी फेस किया, तो 12 बाल और 85 बाल, तो ये कितना हो गया, 97 हो गया। सी का देखो, तो सी ने 15 रन और 20 रन, 25, 15 और 20 35 रन बनाया। बाल कितनी फेस किया, 75 और 50, 125। बताओ भाई। और डी का जब निकालोगे तो डी 13 रन और 12 रन, 25 रन बनाया। कितनी बॉल फेस किया, तो 55 और 50, 105 बाल। ठीक है भाई। अब इनमें से आप ये बताओ मुझे कि इनका कैसे निकालोगे। अब इतने बड़े बड़े नंबर कैलकुलेट करोगे क्या, देखो कैसे चेक करते हैं। तरीका होता है, देखो आप डायरेक्ट हर बात पर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालोगे। देखो, अगर मान लो ये 175 की जगह, जो नीचे वाला नंबर है, ये 175 की जगह 150 होता, मान लो अगर ये 150 होता भाई, तो 75 का डबल 150, तो कितना होता ये, आधा होता। मतलब कि 75 का डबल होता ना, तो 50% होता, 50% होता। आप समझ पा रहे हो ना, 50%। अगर ये नंबर 150 होता तब ये 175 बटे 150, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसका मतलब 50%। 50% का मतलब 0.5 के आसपास। ठीक है, पर ये उससे ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा है, तो जब नीचे वाला नंबर ज़्यादा होता है तो ऊपर की वैल्यू ओवरऑल कम होती, घटती है। तो ये नंबर कुछ लगभग आ जाएगा, मान लो 42 के आसपास, या आप ऐसा कह दो कि लगभग 50% से कम आएगा। क्या इतनी बात समझ आई आपको। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो निकाल लो 42 के आसपास आएगा। पर आपको ये भी नहीं करना है, आप सिर्फ ये निकालो कि भाई ऊपर की वैल्यू इसके आधे से कम है, तो मतलब 50% से कम आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये नीचे 100 होता, नीचे अगर 100 होता तो ओवरऑल कितनी वैल्यू आती, 55% आती, एग्जैक्टली 55%। परंतु भाई 100 से नीचे वाली वैल्यू कम है, तो जब नीचे वाली वैल्यू कम है तो ओवरऑल ये तो 55 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगर ये 100 होता, 97 की जगह नीचे वाली वैल्यू 100 होती तो ये 55% आता। परंतु ये नीचे की वैल्यू 100 से कम है, जब वैल्यू डिनोमिनेशन में, ये नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेशन, ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेशन की अगर वैल्यू 100 से कम हो गई तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये 55 से तो ज़्यादा होगा, इतना क्लियर हो गया। 35, अगर ये 100 होता तब ये 35% आता, और 100 से ज़्यादा है मतलब ये लेस देन 35% आएगा। ठीक है, अगर ये 100 होता तो ये 25% आता, और 100 से ज़्यादा है मतलब ये भी लेस देन 25% आएगा। ये 50, 55 से ज़्यादा है, ये 50 से कम है, ये 35 से कम है, ये 35, मतलब यही वाला तो सबसे ज़्यादा है ना, 55 से ज़्यादा। 55 अभी नंबर भी है और 55 से ज़्यादा ही आएगा, तो कुल मिला के यही आपका ज़्यादा होगा। सबसे फास्टेस्ट मतलब कम बॉल में ज़्यादा रन बनाया, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी।
बताओ भाई, ठीक है, समझ आया? अब ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, आप जब खुद करोगे डायरेक्ट रन अपॉन ये दिस मच कैलकुलेशन कर लोगे, बस फटाफट आपको कंपेयर करना है, ठीक है, बस हो गया आंसर। ठीक ठीक करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हाफ ऑफ द विलेजर्स हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउस। क्या मतलब हुआ? जो जो बोले हम वो लिखते जाते हैं। देखो, हाफ ऑफ द विलेजर्स में मान लिया कि टोटल 100% विलेज में हैं, तो हाफ ऑफ द विलेजर्स यानी 50% के पास दियर ओन हाउस है, ठीक है। 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेटेड पैडी। 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/5 का मतलब 20%। पैडी कल्टिवेटर हो गए, पैडी मतलब धान होता है, पैडी कल्टिवेटर, ठीक है भाई। फिर बोला 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट। 1/3 का मतलब 33, 1/3% अनलिटरेट हो गए, मतलब पढ़े लिखे बंदे हैं, राइट। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर। 4/5 का मतलब भाई 80% होता है, 1/5 का वाले 20%, तो 4/5 यानी 20 का 4 गुना, तो 80% ये बोला है अंडर 25 ईयर, यानी लेस देन 25 ईयर ऑफ द एज। बताओ भाई, इतने बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सर्टेनली करेक्ट। इतनी 4 इंफॉर्मेशन हमें दे दिया है। अब देखो, चलते हैं पढ़ते हैं। देखो, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि ये 50% जिनके पास हाउस खुद का है वो सभी के सभी लिटरेट हैं? वैसे भी आप जानते हो कि 50% विलेजर्स हैं, तो लिटरेट कितने, 33% हैं, 1/3 ही हैं, तो पूरे के पूरे लिटरेट तो हो नहीं सकते। और ये भी आप कैसे कह सकते हो कि जिनके पास खुद का घर है, हाउस है, वही केवल लिटरेट होंगे? हो सकता है जिनके पास खुद का घर ना हो वो लिटरेट हों, ठीक है। तो क्या आप इसको सर्टेनली कह सकते हो? नहीं, तो ये गलत हो गया। सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ द एज आर लिटरेट। जो कुछ विलेजर्स यानी इतने हैं 25 ईयर द एज, मतलब 25 से कम है। सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ द एज आर लिटरेट, हाँ ये आप कह सकते हो, पर डेफिनेटली अभी नहीं कह सकते, ठीक है। अभी इसको होल्ड पर रखते हैं, ठीक है भाई, सेकंड स्टेटमेंट को अभी होल्ड पर रखते हैं। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी, भाई पैडी कल्टिवेट करने वाले कितने हैं? 20%, तो इसका हाफ ऑफ द विलेजर्स यानी जो कल्टिवेट पैडी करते हैं, तो मतलब 10% आर लिटरेट। भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि आधे ही जो पैडी कल्टिवेट करते हैं उसका आधा ही लिटरेट है? हो सकता है कि 20 की 20% ही पूरे के पूरे लिटरेट हो सकता है कि आधे से भी कम हो। तो क्या आप इसको क्लियरली कह सकते हो क्या, डेफिनेटली कह सकते हो क्या? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। समझ आ रहा है ना? नो विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ द एज हैज हिज ओन हाउस। आप ये कैसे कह सकते हो कि जो 25 साल से कम है उनके पास, ऐसे कोई भी बंदे नहीं है जिनके पास 25 से कम हो जिनकी एज उनका खुद का घर हो? भाई हो सकते हैं, हो सकता है पहले ही कमा लिए हो, तो 25 एज से पहले ही उनके खुद के घर हो गया हो, तो आप ये भी नहीं कह सकते ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब यही जो होल्ड पर आप रखे थे, यही सम विलेजर्स, यहाँ पर कोई डेफिनेट वर्ड जैसा नहीं यूज किया। सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ द एज आर लिटरेट, हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो 3 जब डेफिनेटली गलत हो गए तो बचा हमारा एक, तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास बी से बेहतर कोई और ऑप्शन होता तो हम उसको टिक करते, परंतु बी से बेहतर नहीं है, सब बी से वर्स्ट है ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आया भाई? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। फिर से वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। देखो, कंसिडर द टू स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है। व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ, मतलब 14 तारीख को गिवन मंथ में कौन सा दिन होगा, ये बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। पहला स्टेटमेंट, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। मंथ का जो लास्ट डे होगा, भाई मुझे पता है वो वेडनेसडे है। भाई मुझे पता है क्या, आपको पता है क्या कि ये 28 का महीना है, ये 29 का है, ये 30 का है, ये 31 का महीना है? आपको पता है क्या? जब आपको नहीं पता कि लास्ट डे, हाँ फर्स्ट डे अगर बोला होता तो आपको पता होता कि वो एक तारीख है, चाहे कोई सा भी महीना हो उसका फर्स्ट डे एक ही तारीख होती है। अगर वो वेडनेसडे होता तब आप उसकी 14th तारीख यानी 14 तारीख को आप निकाल लेते कि कौन सा दिन होगा, आप निकाल पाते।
परंतु लास्ट डेट बोला है, लास्ट डे बोला है, तो लास्ट डेट आपको ये नहीं बताया कि कौन सा महीना है, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, फरवरी है कि मार्च है, या फरवरी का 29 का है, 30 का महीना है या 30 का, तो इससे आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। समझ आया क्या? ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे, मतलब जो थर्ड सैटरडे है, यानी सैटरडे पहला एक पड़ेगा, फिर सैटरडे पड़ेगा, फिर सैटरडे पड़ेगा, तो ये 17th तारीख है, 17 तारीख। समझ पा रहे हो आप? थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे, 17 यानी 17 तारीख। तो भाई आपको ये सैटरडे बोला है, थर्ड सैटरडे जो भी है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी है नहीं पता, परंतु 17 तारीख को सैटरडे, इतना तो समझ में आ गया। तो भाई आप निकाल सकते हो ना कि 14 होगा, 15 होगा, फिर 16 होगा, तो ये सैटरडे है तो ये वाला फ्राइडे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, तो ये वेडनेसडे हो जाएगा। अब आप बता सकते हो ना कि महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो वो पड़ रहा है वेडनेसडे। ठीक है भाई, समझ आया? ये 14 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा, तो सेकंड स्टेटमेंट से आप आंसर बता सकते हो, पहले स्टेटमेंट से नहीं बता सकते। समझ आया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन बी, बॉम्बे। राइट, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको कैलेंडर पढ़ाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई एक बार देख लो, काम खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है। विच डे इज 10th अक्टूबर 2027? देखो भाई, अब मुझे नहीं पता कि 10th अक्टूबर को कौन सा 2027 में कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आज का दिन ले लेता हूँ। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है 11 मई, 11th मई 2025। ठीक है। आज का मुझे पता है कि आज जो भी दिन है मुझे पता है कि आज संडे है, तो मैं आज के हिसाब से कंपेयर करूँगा। समझ पा रहे हो आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उस दिन तो आपको पता रहेगा कि आज कौन सी तारीख है और आज अब कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है और कौन सा दिन है, ये तो आपको पता रहेगा। तो आप उस दिन के हिसाब से निकालना। आज मैं 11 तारीख ले रहा हूँ, देखो तो 11 मई तो मैं ले रही हूँ, आज का दिन में शामिल नहीं कर रहा हूँ। अब मई है, मई का महीना है, तो मई में आपको पता है कि टोटल 31 डेज होते हैं, तो 11 तो मेरे पास पहले से ही काउंट हो चुके हैं, मतलब आज का दिन मैं छोड़ रहा हूँ, तो 20 दिन मेरे पास बचे, तो देखो 20 दिन में ये लिख रहा हूँ। ठीक है। फिर मई के बाद जून आएगा, जून 30 का होता है, तो 30 दिन में ये लिख रहा हूँ। अब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता कि 30 दिन में जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये 2 ऑड डेज आएगा, क्योंकि हम जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन करते हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज हमारे वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के बाद वही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो 2 डेज आप लिखो। फिर ये मई के बाद जून हुआ, जुलाई फिर आएगा, बिकॉज हमें अक्टूबर तक जाना है, तो जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो आप 3 डेज लिखोगे ऑड डेज। फिर अगस्त ले लोगे, अगस्त में भी 31 होते हैं, तो फिर 3 ऑड डेज हो गए। अगस्त के बाद सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो फिर 30 दिन में 2 ऑड डेज होंगे। ठीक है। फिर अक्टूबर, अब देखो अक्टूबर में आप मैं 10 अक्टूबर 2025 निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो 10 अक्टूबर के लिए मैं अगर पहला दिन शामिल नहीं किया, आज का तारीख क्या शामिल किया, 11 तारीख नहीं किया, तब तो ये 31 में से 20 बचे हैं, 11 दिन माइनस किया तो मैं पूरा का पूरा 10 दिन शामिल कर रहा हूँ, तो ये 10 अक्टूबर, और 10 का मतलब भाई 7 से जब डिवाइड करोगे तो 3 और डेज बचेंगे। मैं कहाँ तक पहुँच गया, 10 अक्टूबर 2025 तक पहुँच गया, यहाँ से मैं 10 अक्टूबर 2025 तक पहुँच गया। अब मुझे 27 जाना है, तो भाई 2 साल और बचे, तो 2 साल में अब 2026 का साल आएगा और 2027 का, जो हमारा फरवरी का महीना आएगा, फरवरी का 2026 वाला आएगा, 2027 वाला आएगा। 2026 लीप ईयर है क्या भाई, 4 से कटेगा क्या 2026, देखो ये 2026 आएगा और 2027 आएगा, यही आएगा। ये 4 से लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होता है, अगर नहीं है तो लीप ईयर नहीं होता, विदाउट सेंचुरी ईयर, अदर देन सेंचुरी ईयर। ठीक, तो ये लीप ईयर नहीं है तो इसमें 1 ऑड डेज आएगा, ये भी लीप ईयर नहीं है तो इसमें भी 1 ऑड डेज आएगा। ठीक है, बस इनको जोड़ लो। 20 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 7 3 21 यानी 6 बचेगा, तो 6 प्लस 2 ये वाला प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है भाई, 6 2 8। अब जहाँ से आपको हटाना है इसको आप -1 भी लिख सकते हो, या जहाँ से 7 का मल्टीपल जितना होता जाए उसको आप हटाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन आपका आसान होता जाएगा। डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, 6 2 8 और 6 14, 2 16 और 4 20 और 1 21, और 21 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये 0 आएगा।
जीरो आने का मतलब क्या हुआ भाई, आज संडे था और 7 दिन बाद फिर से संडे ही आ जाएगा, यानी ये तारीख जो थी वो संडे ही होगी। संडे मीन्स ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आपका जिस दिन एग्जाम हुआ है या जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन से भी आप निकालोगे, या जिस दिन आप वीडियो देखोगे उस दिन से भी निकालोगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है, अप्रोच होता है, राइट। तो इस तरीके से देखो, एग्जाम ट्रिक्स पर मैं सारी चीजें आपको दे रहा हूँ। कहाँ मिल रही है? चैनल है एग्जाम ट्रिक्स भाई। इस पर मैं कोशिश करता हूँ कि एक सिस्टमेटिक वे में, सिंपल वे में आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सी सेट निकालना बर्डन है। क्योंकि मेरा मानना है कि आप जितने कम फार्मूले लगाओगे, जितनी एप्टीट्यूड लगाओगे, फार्मूले कम लगाओगे, जितना जितना एप्टीट्यूड लगाओगे, वही चीज़ें आपके माइंड में यूज होंगी और जनरल एप्टीट्यूड के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। तो बर्डन नहीं लगेगा और आपको हल्का लगेगा, माइंड में कोई बर्डन जैसी चीज़ नहीं रखनी पड़ेगी। आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो हो रहे हैं ना, आसानी से हो रहे हैं, बस आपको तरीका इधर उधर घुमाना आना चाहिए, नंबर को जोड़ना घटाना, नंबर को कैलकुलेट करना आना चाहिए, राइट। और मैं गारंटेड बोलता हूँ कि अगर आप मेरी सीरीज को थोरोली फॉलो करोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो भाई क्वांट एंड रीजनिंग से मेरा टारगेट यही रहता है कि आप 100 से ज़्यादा मार्क्स लाओ, यानी आसानी से आप सी सेट को क्लियर करो, आसानी से सी सेट को क्लियर करो। उसके अलावा आप सी डी एस की तैयारी कर रहे हैं, एन डी ए की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट कैट जो भी और तैयारी कर रहे हैं, किसी और अदर स्टेट में सी सेट होते हैं, आई ई एस में होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ मैथमेटिक्स रीजनिंग पूछी जाती है, सबके लिए फॉलो कर सकते हैं। आपसे इतनी मेरी डिमांड रहती है कि भाई चैनल को सपोर्ट करो, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया तो अभी करो भाई, ठीक है, अभी। और उसके अलावा शेयर कर दो सब दोस्तों के साथ, जो आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट हैं, रिलेटिव्स हैं, सबके पास शेयर कर दो। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका समझाने कैसा लगा, आप कौन सा एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये जरूर बताएं। मुझे समझ में आता, पता चलता है कि वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, बस इतना है और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।